अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिक्स ट्यूटर जवेरिया। आज की इस वीडियो में हम सिजाम्बो ने जो एमडी कैट कंडक्ट किया था, उसने जो की शेयर किए, क्वेश्चन पेपर शेयर किया, उसका जो फिजिक्स पोर्शन है उसे हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो क्यूरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय। अगर आप इन क्वेश्चन ऑप्शंस को देखें तो एक्सीलरेशन क्या होता है? दैट इज रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। जो मोमेंटम है, ये डेफिनेशन मोमेंटम के साथ जाती है। द क्वांटिटी ऑफ द मोशन दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय मोमेंटम। तो ये सिंपल डेफिनेशन उन्होंने पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल विद एक्स एक्सिस वी कैन गेट 1/4 वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल। यानी क्या एंगल बना रहा है प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस के साथ कि जब आपके पास वो मैक्सिमम हाइट जब अचीव करे तो उसकी वैल्यू क्या हो? 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, एच डैश इज इक्वल टू 1/4 एच। एच हमें पता है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट होती है बी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2 जी। यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया? यहाँ से हम एच डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज बी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 8 जी। सो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल कब अचीव करता है? जब उसका एंगल 90 डिग्रीज के इक्वल होता है। सो एच आई स्केयर दिस इज इक्वल टू वी आई स्केयर डिवाइड बाई ए जी, क्योंकि साइन 90 क्या होता है आपके पास? साइन 90 1 होता है। सो यहाँ से हमें एच डैश की वैल्यू पता चल गई। हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने वो एंगल फाइंड आउट करना है जहां पे ये वैल्यू होती है 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है। सो अगेन हम अप्लाई कर लेंगे, एच डैश इज इक्वल टू एच, यहाँ पे एच डैश हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, उसकी वैल्यू भी हमें पता है। उसकी वैल्यू है वी आई स्केयर डिवाइड बाई 8 जी। और ओरिजिनल हाइट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई 2 जी। यहाँ पे जी जी से कैंसिल हो जाएगा, वी आई स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। सो 1/8 इज इक्वल टू 1/2, टू फोर आर इट। सो 1/4 इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा। और अगर आप यहाँ से अंडर रूट लेके साइन थीटा निकालें, दैट इज 1/2, एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो यहाँ पे आता है 30 डिग्री पे आपके पास 1/2 बनता है। सो इट विल बी, थीटा विल बी 30 डिग्रीज। Next question is, in one-dimensional elastic collision of two bodies of same masses, what will happen if moving body collides with the mass which is initially at rest? तो एक बॉडी हमारे पास रेस्ट पे है, एक मूविंग बॉडी आके इसके साथ कोलाइड करती है, तो देयर वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज्ड, द कोलिजन विल बिकम इनइलास्टिक। ऐसा नहीं होता। द वेलोसिटीज विल रिमेन सेम। नो, वेलोसिटीज विल नॉट बी रिमेन सेम। वेलोसिटी ऑफ द बोथ बॉडीज विल बी जीरो। ऐसा भी नहीं होता। सो वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज, दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। ये कहाँ से आया ये केस? आप प्रोजेक्टाइल मोशन वाले चैप्टर में इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के जो वहाँ पे केसेस हैं इलास्टिक कोलिजन के, उनको आप देखें जाके तो वहां पे आपके पास ये केस गिवन है। सो द वेलोसिटी विल बी इंटरचेंज्ड। द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप डिक्रीज हो रही है, यानी बॉडी की क्या होगी? वेलोसिटी ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रही है तो बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी। यानी कार अगर स्पीड में जा रही है और आपने ब्रेक अप्लाई की है तो डीसेलरेशन होती है, स्पीड ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रही होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन कैन बी डिटर्मिन्ड बाय ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही ग्रेडियंट आपको क्या देता है? हमने यहाँ पे डिस्कस किया एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। तो वहीं से आप लोग ऑप्शन का अंदाजा लगा सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, लीनियर मोमेंटम किसकी इक्वल होता है? डी पी डिवाइड बाई डी टी, या आप इसको डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फोर्स की इक्वल होता है। इम्पल्स क्या होती है? वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। टॉर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। वेलोसिटी जो होती है वो आपके पास जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम होता है वो आपके पास वेलोसिटी होती है। सो बेस्ट ऑप्शन इज द फोर्स। In British engineering system, the unit of power is horsepower. Numerically, 1000 horsepower is equals to, सो हमें पता है, हमने 1000 हॉर्स पावर्स निकालने हैं। 1 हॉर्स पावर क्या होती है? 746 वॉट होती है। 746 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। सो ऑप्शन सी इज द 746,000 करेक्ट ऑप्शन। Next question is, a man pulls a trolley through a distance of 50 meters by applying a force of 100 Newton. D given है, force given है, angle given है at an angle of 60 degree with x axis. So calculate the work done by the man. अच्छा, अब यहाँ आप देखें कि आपको cos 60 की वैल्यू दे दी गई है। सो एफ डी cos थीटा, cos 60 0.5, 150 0.5 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2। सो 250 इंटू 50, सो आपके पास क्या आंसर आएगा? 2500 जाओ। So 50 multiplied by 50 is 2500.
Next option is two bodies with kinetic energies having ratio 4:1 are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses will be. इन दोनों का रेशियो masses का रेशियो क्या होगी? kinetic energy और mass का डायरेक्ट रिलेशन है, तो mass की अगर आप रेशियो निकालेंगे तो वो भी आपके पास 4:1 ही आएगी. The next question is the kinetic energy of a body becomes 4 times of its initial value. The new momentum will be kinetic energy p square divided by 2m. मोमेंटम की रिस्पेक्ट इसका फार्मूला है. सो हम यहाँ पे कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं ke1 इज इक्वल टू पी स्केयर डिवाइड बाय 2m एंड ke2 इज इक्वल टू पी स्केयर डिवाइड बाय 2m. सो दोनों को जब हमने कहा कि किनेटिक एनर्जी जो सेकंड बॉडी की है वो 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू है. सो ke2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ke1. ke2 की वैल्यू p2 स्केयर डिवाइड बाय 2m. ke1 क्या है? p1 स्केयर डिवाइड बाय 2m. सो 2m 2m से कैंसिल हो जाएगा. p2 स्केयर इज इक्वल टू 4v1 स्केयर एंड अगर आप इसको अंडर रूट लेंगे तो दैट विल बी p2 is equals to 2 times of p1, so become twice of its original value. Next is which of the following is the best condition for performing maximum work by any thermodynamic system. So ऐसे थर्मल प्रोसेस में हमारे पास जो आपका टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट है. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आपकी इंटरनल एनर्जी जीरो होती है. सो बॉडी जो है वहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन कर सकती है इस केस में. सो वर्क डन इज इक्वल टू आपकी बॉडी जो है हीट वो सिस्टम से रिलीज करनी हुई है, सिस्टम के अंदर लेकर जानी हो तो वो कर सकती है इजीली. सो इस केस में आपके पास जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है. अब यहाँ पे क्या होती है? इंटरनल एनर्जी जीरो. सो इन आइसोथर्मल कंडीशन of any thermodynamic system, the change in internal energy is change in temperature constant है, change in internal energy is zero, so it will become zero. 135. Which of the following condition the thermodynamic system does not perform any work? जब आपने ये सिस्टम्स पढ़े होंगे. सो आइसोकोरिक इज द आइसोकोरिक कंडीशन आपके पास आपका जो वर्क डन होता है दैट इज जीरो. नेक्स्ट इज 136. ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज. रिलेटिव परमिटिविटी आप कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम. सो दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता. सो इट हैज नो यूनिट. 137. The electrostatic force between 2 point charges is independent of one of the following quantities. F is equals to kq1 q2 divided by r square. We all know the formula. So charges है हमारे पास, मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है, मीडियम भी मैटर करता है. जो चीज मैटर नहीं करती वो टेम्परेचर है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हाउ वी नो E इज इक्वल टू क्या होता है? V डिवाइडेड बाय D. तो क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है. अच्छा अब ये कैसे है? इस ये चीज अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे. आप सिंपली देखें चार्ज की यूनिट कूलम होती है, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है. एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जाउल होती है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास उसकी यूनिट क्या होती है? दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. As a unit of the capacitance of the capacitor is farad, it can also be expressed as जो कैपेसिटेंस है C is equal to Q divided by V. Q हमारे पास होता है कूलम वोल्टेज वोल्ट में. तो यहाँ पे क्या आएगा? कूलम किसकी इक्वल होता है? कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड. एम्पियर सेकंड कैसे आता है हमें पता है. इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी. क्यू इज इक्वल टू आई टी. करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर. टाइम किसमें होता है? सेकंड. सो एम्पियर सेकंड यहाँ से आ गया. वोल्टेज को आप 1 वोल्ट न्यूटन मीटर पर कूलम से भी एक्सप्रेस करते हैं. कूलम को मैंने आपको पहले बता दिया वो क्या होता है. आप उसको एम्पियर सेकंड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो एम्पियर सेकंड डिवाइड बाई न्यूटन मीटर. कूलम की जगह क्या आ जाएगा? पर एम्पियर पर सेकंड. जो नेगेटिव वैल्यूज है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे. सो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर second square divided by Newton meter. So option A is the correct option. Which of the following is unit of electric field intensity? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E इक्वल टू V डिवाइड बाय D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वोल्टेज आपके पास क्या हो जाएगी? वोल्ट में, डिस्टेंस मीटर में. सो करेक्ट ऑप्शन इज वोल्ट पर मीटर. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? सो अपने फॉर्मूला वेरी सिंपल फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE. एन क्या हो जाएगा? Q डिवाइड बाय E की इक्वल हो जाएगा. Q1 है, E क्या है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 एंड 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 पावर 19 किसकी इक्वल होता है? 6.25 इंटू 10 पावर माइनस सॉरी प्लस 18 आएगा. सो दिस इज अच्छा आपके पास न्यूमेरिकल्स में जब भी 1 डिवाइड बाय E आ जाए तो आप सिंपली उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर लें 6.25 इंटू 10 पावर प्लस 18. सो एन यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Then, in electric flash, attachment of a camera contains a capacitor for storing the energy used to produce the flash. In one such unit, the potential difference between the plates is 20 of 25 capacitor is 5 volt. अब देखिए potential difference 5 volt का given है.
कैपेसिटेंस गिवन है 20 फैरेड। हमने क्या करनी है, एनर्जी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। एनर्जी का क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। कैपेसिटेंस क्या है 20, वी क्या है 5 का स्क्वायर इज 25। सो सिंपली 2 10 है 20, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 250। सो 250 joule is the correct option. Diode is a device which is used for rectification process. Diode is a semiconductor device which is used for the rectification process. So option D is the correct option. So what angle made by scattering photon with the x-axis we can get maximum value of Compton shift. So at the angle of 180 degrees we can get the maximum value of the Compton shift. Next question. The kinetic energy of the emitted electrons in photoelectric effect can be increased by increasing. It can be increased by increasing frequency of the electromagnetic waves. Intensity को increase करने से क्या होता है, number of the जो photo electrons होते हैं वो जो आ रहे होते हैं उनकी number ज़्यादा होता है। Frequency increase करने से kinetic energy increase होती है emitted photons की। Which of the following factor is the best for calculating Compton shift? Angular spin, energy of the electron, energy of the photon. So it depends upon the scattering angle of the photon. Next question is, the strength of radiation source is indicated by its activity measured in becquerel. So 10 becquerel is equal to how many decay per second? 1 becquerel जो होता है वो 1 decay per second की equal होता है. So 10 BQ किसके equal होंगे? 10 BQ 10 decay per second की equal होंगे. Next question. So अगर the next question है हमारे पास, if the half life of any radioactive nucleus is 0.693 year, what will be the value of decay constant? में वैल्यू निकालनी है डिके कांस्टेंट की। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू आपको पता है दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय T1/2 हाफ लाइफ आ जाएगी। यहाँ से जो है वो लैम्डा वो हमें डिके कांस्टेंट के बारे में बताता है। 0.693 डिवाइड बाय T1/2 क्या है 0.693 कैंसिल हो जाते हैं। सो ये आती है 1 ईयर पर ईयर में, क्योंकि हमारे पास जो डिके कांस्टेंट है ईयर में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सिंपल अगर हम 1 ईयर को कन्वर्ट करें तो 1 ईयर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 365 मल्टीप्लाइड बाय 1 डे के 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास एक मैक्सिमम बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज 3.17 इंटू 10 इज पावर -8 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अगर हम इस ईयर की ये वैल्यू को यहाँ पे बेस में पुट करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 3.17 इंटू 10 इज पावर -8 पर सेकेंड। और ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो या तो ये वैल्यू पर सेकेंड में गिवन होती तो हमारे पास जो ऑप्शन डी होता है वो करेक्ट ऑप्शन बनता। Then next option is Kinserius thyroid is treated with. So it's simply iodine 131. Which of the following is the SI unit of angular displacement? Angular displacement जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास रेडियन से। Next question is, the instantaneous acceleration of an object traveling with uniform speed in a circle directed towards the center of the circle. That is, centripetal acceleration ऐसी है जो कि आपके पास center of the circle की तरफ directed होती है। Angular acceleration भी नहीं है। Centrifugal acceleration outside of the circle की तरफ डायरेक्ट होती है। टेंजेंट जो होती है वो आप ड्रॉ करते हो इस तरह से, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो टेंजेंट भी नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। The next question is, which of the following rule helps us to detect direction of angular velocity? Angular velocity की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम हेड टू टेल रूल यूज कर सकते हैं। किरचॉफ रूल्स हम नहीं यूज कर सकते, लेफ्ट हैंड रूल नहीं है, राइट हैंड रूल नहीं है। सो इट्स हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स में हम लोग हेड टू टेल रूल यूज करते हैं। Next question is, the rotating pulley completes 12 revolutions in 4 seconds. Number of revolutions कितने हैं, 12 है। कितने सेकंड्स में, टाइम 4 सेकंड्स। तो ये रेवोल्यूशंस हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसको आप रेवोल्यूशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो थीटा से। सो एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा होती है हमारे पास डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। दिस इज सिंपली 12 डिवाइड बाय 4, 3 रेवोल्यूशंस पर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is an example of transverse wave? Sound है, water है, wave associated with electron है, wave in spring है. So it's the water wave that is transverse in nature. Next question is, there is no net transfer of energy by particles of medium in. Net transfer of energy
नहीं होता पार्टिकल्स ऑफ मीडियम लॉन्गिट्यूडल में, प्रोग्रेसिव में, स्टेशनरी वेव्स में या ट्रांसवर्स वेव में। सो करेक्ट ऑप्शन इज द स्टेशनरी वेव्स में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होता, बाकी सब में आपके पास क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। Next question is under which condition Newton performed experiment for the calculation of speed of sound in air. Speed of sound in air में कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन ने कौन सी यूज की थी कैलकुलेशन फॉर द स्पीड ऑफ द साउंड। सो ये था हमारे पास आइसोथर्मल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था, नो हीट एक्सचेंज टू द सराउंडिंग्स की जो कंडीशंस थी वो कांस्टेंट थी। सो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is by increasing the temperature of the medium about 1 degree, the speed of the sound is increased by. For every 1 degree centigrade increase in temperature, speed of the sound increases at the rate of 0.6 meter per second. So 0.61 meter per second is the correct option. How much phase difference is required between two waves to form destructive interference? So phase difference of 180 different degrees is required in order to form destructive interference. Next question is, what will be the period of the wave generator if it produces 1000 waves in 10 seconds? So period find करने के लिए total time divided by number of waves करेंगे, total time 10 and number of waves 1000 है, so 10, so it's 1 divided by 100, that is 0.01 seconds. So option B is the correct option. Next question is, what will be the fundamental frequency in a stretched string when it is plucked at central point while it has the speed of 48 meter per second with a string length of 8 meter? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड है वो दैट इज 48, टू लेंथ है वो हमारे पास 8 मीटर गिवन है। सो 48 डिवाइडेड बाय 16, 16 3 are 48, 3 हर्ट्ज निकलेगी इसकी फ्रीक्वेंसी। Next question is, which of the following is the SI unit of conventional current? Conventional current हो या electronic current हो, current unit is ampere. Next question is, in any electric circuit, the power output will be maximum. Will be maximum when पावर आउटपुट कब मैक्सिमम होगी? तो द करेक्ट कंडीशन फॉर पावर आउटपुट इन अ सर्किट व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी मैक्सिमम पावर आउटपुट की कंडीशन तब अप्लाई होती है जब आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वल होती है। ये आपके पास जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है उसके ऊपर बेस्ड है। सो पावर उसको वो क्या कैसे डिफाइन होता है? मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड व्हेन द लोड ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाए तब हमारे पास ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप आई वी ग्राफ प्रोवाइड्स, तो इसकी जो स्लोप है v इज इक्वल टू, अगर ओम्स लॉ को हम यूज करें, i इज इक्वल टू v ओवर i एंड i इज इक्वल टू v ओवर r। i और v के दरमियान जो स्लोप है ये हमारे पास 1 ओवर r, यानी हमारे पास 1 ओवर r टू रेजिस्टिविटी होती है, 1 ओवर r क्या होती है, कंडक्टिविटी आपके पास कंडक्टेंस देती है। सो कंडक्टेंस इज द करेक्ट ऑप्शन। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट आवर किसकी इक्वल है? वी ऑल नो इट इज इक्वल टू 3.6 मेगाजूल। सो 1000 multiplied by 3600 कर लें, so this will be simply 3.6 megajoule. Which of the following material has negative temperature of coefficient resistance? सो जो आपके पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ वो हमें देती हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जर्मेनियम इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, if 60 ampere current passes through a wire in 60 seconds, what will be the value of charge existing in the wire? So current is 60 ampere, time is 60 second. So Q is equals to IT simply. यहाँ से हम चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 3600, तो दिस इज 3.6 into 10 is power 3. So option D is the correct option. Tesla is the SI unit of magnetic field intensity. Tesla can also be expressed as, टेस्ला को आप वेबर पर मीटर स्केल से रिप्रेजेंट करते हो और वेबर को आप न्यूटन मीटर पर एम्पेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर इंटू मीटर स्केयर, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, at what value of angle between the magnetic field intensity and the vector area the magnetic flux becomes zero? So phi is equals to b a cos theta, cos zero का बोला जब आपके पास एंगल किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। सो phi उस वक्त आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। The SI unit of magnetic flux is Weber. Weber can also be expressed as, ये आपकी अगर आप बुक की स्टेटमेंट से ही बिल्कुल ये उठाई है, दैट इज 1 न्यूटन मीटर पर एम्पेयर।
और 1 न्यूटन मीटर किसकी इक्वल होता है, 1 जूल की इक्वल होता है, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 जूल. The lenses for of electromagnetic induction is accordance with the law of conservation of energy. A coil of 100 turns is linked by the flux of 20 milliweber. If the flux is reversed in a time of 2 millisecond, calculate the average induced EMF in the coil. हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में जो होगी हमने वो कैलकुलेट करनी है, ईएमएफ कैलकुलेट करनी है. यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमारे पास 100 है, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास जो फ्लक्स है दैट इज 20 मिली वेबर. आपके पास जो टाइम है वो भी 2 मिली सेकेंड है, इसलिए हम मिली को कन्वर्ट नहीं करने की जरूरत नहीं है. सो इट विल बी 2 10 20 एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 1000. सो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 1000 volts. Next question is alternating current generator is a device which is so it converts mechanical energy into electrical energy. So the rate of the change of the magnetic flux is measured in magnetic flux क्या होता है, delta phi over delta t. So किसकी इक्वल है, b dot a divided by delta t. ये आपके पास जो b डॉट ए है, फ्लक्स इज इक्वल टू b डॉट ए, इसको वेबर में मेजर करते हैं और टाइम को आप सेकंड में मेजर करते हैं, वेबर पर सेकंड. और वेबर पर सेकंड जो होता है वो आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1 वोल्ट की इक्वल होता है. सो द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वोल्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेबर पर सेकंड से रिप्रेजेंट करने की बजाय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्न रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज 5 and the current is 20 ampere passing through the primary coil. So the transformer is step up, so number of turns across the secondary coil will be number of turns across the primary coil, ये हो जाएगा 5/1. Okay. Then current of 20 एम्पेयर थ्रू द प्राइमरी कॉइल, IP 20 एम्पेयर है, VP क्या है, 220 वोल्ट है हमारे पास. हमने वोल्टेज फाइंड करनी है अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल. सो सिंपली NS वर्ड बाय NP, दिस इज इक्वल टू VS वर्ड बाय VP. NS वर्ड बाय NP हमारे पास 5 है, VS वर्ड बाय VP क्या है, 220. सो 220 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट इज 1100 वोल्ट. सो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल क्या निकलेगी, 1100 वोल्ट. Which of the following series of hydrogen spectrum lies in the visible region? So आपके पास Balmer series होती है जो कि visible region में lie करती है. The Lyman series contain the wavelength in dash region of the hydrogen spectrum. So ये आपके पास ultraviolet region of hydrogen spectrum में lie करती है. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.